Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Organization and Management. Today, we are going to discuss topic that name is Forms of Business Organization Part One. Forms of business organization we are going to study, and these forms of business we are going to cover in two part one and part two. Part two आज हम cover करने जा रहे हैं and part टू वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में हम पार्ट टू को कवर करेंगे। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक हमने यूनिट सेकंड से स्टार्ट की थी इस सब्जेक्ट में, और बेसिकली यूनिट सेकंड में हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की फंक्शन, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस क्या होता है, एंड वी हैव आल्सो स्टडी अबाउट द एंड डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट थ्योरीज क्या क्या रही एंड इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट क्या रहा। क्लासिकल थ्योरी पढ़ा हमने, फ्योल की एंड टेलर की थ्योरीज को हमने स्टडी किया। एज वेल वी मैंने आपको बताया कि मॉडर्न अप्रोच रिगार्डिंग मैनेजमेंट क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुई मैनेजमेंट में, सिस्टमेटिक एंड कंटीजेंसी अप्रोचेस टू द मैनेजमेंट हमने अभी पिछले कल हमने स्टडी किया। नाउ आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स क्या हैं। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले आप इसको जान लेते हैं, देन वी कवर कि कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इफ वन इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस और इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग एन एग्जिस्टिंग वन, एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेट टू द चॉइस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन है, वो अपना बिजनेस एक्सप्लोर करना चाहता है या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अपने बिजनेस को खोलना चाहता है, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन उसको ये लेना होता है कि वो कौन सी किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ओपन करे। क्या वो एज अ सिंगली अपने बिजनेस को ओपन करे, या किसी के साथ वो जॉइंट पार्टनरशिप में जाए, या वो अपनी हिंदू डिवाइडेड फैमिली के थ्रू बिजनेस करे, या कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्म बने। वो कौन से बिजनेस के कौन से फॉर्म को के साथ अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अगर आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पता होंगे तो देन ओनली यू कैन टेक अ डिसीजन कि आपको कौन सी कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स को आपको ओपन करना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोप्रिएट फॉर्म इज रिटन by the weighing the advantage and disadvantage of the each type of organization against one own requirement. हर एक पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन रिक्वायरमेंट, एंड वो अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हर एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को एनालाइज करके वो एप्रोप्रिएट बिजनेस के फॉर्म्स को चूज कर सकता है कि कौन सा बिजनेस उसके लिए इंपॉर्टेंट और सही रहेगा। तो कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को उसको ओपन करना चाहिए, मीन्स किस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसको ओपन करना चाहिए, तो उसे हर तरह उससे पहले ये पता होना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। तो वी वुड कवर व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन ऑर्गेनाइजेशन, द वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन चूज द राइट वन इंक्लूड कौन कौन से होते हैं। दे आर द फाइव forms of business organization. The first one is sole proprietorship. Second is joint Hindu family business, partnership business organization, cooperative society and joint stock company. तो ये बेसिकली फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। आप इन सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्म है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट इंडियन फैमिली है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, हर एक फॉर्म में कुछ कुछ एडवांटेजेस एंड एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन disadvantages. So on the basis of their advantages and disadvantages, you can weighing the advantages and disadvantages, and on the basis of your own requirement, you can choose appropriate type of and forms of business organization as per your requirement. तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करके आप उसको अपने बिजनेस को ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना है कि ज्वाइंट बिजनेस में। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द सोल प्रोप्राइटरशिप।
सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करते हैं। सोल प्रॉपर्टीज इज बेसिकली अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिंपल तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। और दिस एंड जैसे हम सोल प्रॉपर्टीज के बाद जैसे हम अनदर वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम जैसे जैसे मूव करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी है रिगार्डिंग द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज बिकम कॉम्प्लेक्स। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली सिंपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर उसके बाद देन जॉइंट हिंदू फैमिली, देन पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ business organization. Now start with a sole proprietorship. What does it mean? The word sole simply means सोल का मतलब होता है ओनली एंड द proprietorship मतलब होता है ओनर। अगर किसी बिजनेस में सिर्फ सिंगल एक ही ओनर है, ओनली वन, ओनली ओनर ही ओनर है, जिस बिजनेस में अगर सिर्फ ओनली ओनर ही ओनर है, दैट हैंस द सोल proprietorship इज द वन हु इज ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। जिसमें जिस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन वर्क करेगा, एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा अपने बिजनेस की, दैट पर्सन इज नोन एज ओनर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो मोस्टली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जो आप अपने आसपास अपने घर के आसपास देखते हैं, एंड लाइक आपने किराने की शॉप देखी होगी, आपने देखा होगा कि स्वीट शॉप है, केमिस्ट की शॉप है, पान वाला, स्टेशनरी शॉप है, आईएसडी एसटीडी शॉप्स। और आप देखते हैं कि अपने घर के पास आपकी स्मॉल शॉप्स देखते होंगे अपनी साइड में। तो ये छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, वेजिटेबल शॉप्स होती हैं। तो ये कोई भी पर्सन होता है, वो ओनली वन ओनर हो, सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो काम करता है अपने बिजनेस में, और वो ओनर होता है। और ये आप बहुत ज़्यादा इजीली आप मेजॉरिटी ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस हमेशा सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट होते हैं। दिस फॉर्म्स आर बेसिकली ओन बाय द वन पर्सन, और उसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बिजनेस को रन करने की। और वी कैन से दैट ओनली वन पर्सन इज wholly responsible for the business activity. Or like I have mentioned here, grocery की shop, vegetable shops and sweet shop. This is the best example of the sole proprietorship. Now going towards the sole proprietorship, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म बेसिकली अगर है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। अगर कोई पर्सन सिंगल पर्सन है जो किराने की शॉप या वो किसी शॉप्स को रन कर रहा है, या कोई आप स्मॉल बिजनेसेस रन कर रहे हैं, या आप अपने पर्टिकुलर कोई सलून चला रहे हैं, या पर्टिकुलर आपकी है कोई शॉप, हेयर कटिंग शॉप चल रही है जहाँ पर आप इंडिविजुअली वर्कर हो, जो आप खुद ही ऑनर हो, खुद ही बिजनेस हो, आप ही अपने आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। द टोटल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंग सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है कि एक ही पर्सन ओनर होता है और वही अपने बिजनेस को रन करता है। यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी पूरी ओनर की होती है, और ओनर have a total control over the business and can take a decision regarding their own business। तो पूरा कंट्रोल उसके अपने हाथ में होता है, ओनर के हाथ में। तो ये एडवांटेजेस है। नाउ द अनदर वन इज द नो पब्लिक डिस्क्लोजर। यहाँ पर अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में उसको कोई पब्लिक डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज दिस इज बेसिकली स्मॉल काइंड ऑफ अ बिजनेस। और यहाँ एनुअल रिपोर्ट, पब्लिक एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट को शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दिस इज़ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ बिजनेस। और यहाँ पर इसकी टिपिकलिटी भी बहुत सिंपल हो जाती है, ज़्यादा टिपिकल बिजनेस नहीं होता है। इजी टैक्स रिपोर्टिंग, तो ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, इसलिए टैक्स रिपोर्टिंग की जो फॉर्मेशन होती है, प्रोसीजर होते हैं, वो ओनर उससे बच जाता है। तो यहाँ पर सिंपल काइंड होने के कारण, ज़्यादा अर्निंग ना होने के कारण सिंपल काइंड ऑफ फॉर्म ही फिलअप करना पड़ता है। लो स्टार्टअप कॉस्ट, बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ मनी से आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स कोई भी पर्सन बिना जीरो अमाउंट ऑफ मिनिमल अमाउंट के अमाउंट से भी वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अगर आप सब्जी की शॉप खोल रहे हैं तो आप सब्जी अपने गार्डन में उगा के इजीली आप उसके वेजिटेबल मार्केट में इसको सेल आउट कर सकते हो। तो यहाँ मिनिमल अमाउंट ऑफ कॉस्ट में एज अ सोल प्रॉपर्टरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन इजीली एंटर कर सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस इस तरह के बिजनेस के क्या होते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर लायबिलिटी सिर्फ एक पर्सन की होती है और उसके पास पूरे बिजनेस का डेप्ट होता है। अगर ऐसे में कोई लॉस हुआ तो वही पर्सन लायबल होगा। अनलेबल पे अनलिमिटेड लायबिलिटीज उसी पे होती है। तो यू द पर्सन ओनली द पर्सनल पर्सनल लेवल पे वो पर्सन खुद अपने बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। सेकंड, लैक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही
बहुत ही हैपाजार्ड मैनर में बनता है और ज़्यादा मैनेजिंग ऑफ द मनी नहीं हो पाता, इसलिए लैक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ऐसे बिजनेस का। नाउ द डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, ऐसे बिजनेस में ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं होते और इस वजह से जो ओनर होता है वो लोन या अदर फैसिलिटी बैंक से नहीं ले पाता, बिकॉज दे हैव टू शो फाइनेंशियल रिकॉर्ड उसको शो करने होते हैं, क्योंकि लोन लेने के लिए आपको अपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। पर यहाँ बिजनेस जो मैन होता है, जो पर्सन होता है, जो सोल प्रॉपर्टीशिप में होता है, उसके पास इतनी अर्निंग नहीं होती है, तो उसको लैंड इन टेकिंग अ मनी और रेजिंग द फंड उसको बहुत डिफिकल्टीज होती है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। उसके पास ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होता है रिगार्डिंग द लोन। यहाँ पर सम टिपिकल एग्जांपल ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप का बहुत टिपिकल एग्जांपल ये पर्सनल बिजनेस जैसे फ्रीलांसर, आर्टिस्ट हुए, कंसल्टेंट हुए, एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस जो होते हैं, ऑल दोज दीज काइंड ऑफ बिजनेस कम्स अंडर दिस काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आते हैं। अगर मैं सुटेबिलिटी की बात करूँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है बेसिकली, ये पर्टिकुलर किन लोगों के लिए सूटेबल होगा, अगर पर्सन के पास कैपिटल जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल है और वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता है। इफ अ पर्सन हैव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, देन यू कैन गो फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप काइंड ऑफ बिजनेस। और यहाँ बेसिकली सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है, आपके पास कोई मैनुअल स्किल्स है लाइक हैंडीक्राफ्ट, फ्रिलरी वर्क, ज्वेलरी वर्क, टेलरिंग, हैंडीक्राफ्ट या हेयर कटिंग से रिलेटेड आपके कुछ ऐसे स्किल्स, मैनुअल स्किल्स है, तो इस काइंड के बिजनेस के लिए आप सोल प्रॉपर्टीशिप काइंड ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ सोल प्रॉपर्टीज बिजनेस के फॉर्म्स को आप चूज कर सकते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड काइंड ऑफ बिजनेस फॉर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म जो दूसरा है, दैट इज़ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये बेसिकली जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। ये बिजनेस बेसिकली इंडिया में ही पाया जाता है एंड दिस इज मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। ये बहुत ही ओल्डेस्ट, पुराने तरीके से, बहुत पुराने कन्वेंशनल तरीके से, बहुत पुराने टाइम से ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चली आ रही है। एज यू नो दैट फैमिली बिजनेस कहा जाता है जिसको, in a simple language, it is referred to the form of business organization where the business is owned by and carried out by the member of the Hindu अनडिवाइडेड फैमिली। एज यू नो दैट हमारी जो फैमिलीज होती हैं वो बेसिकली हम लोग जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड हो गए। तो जॉइंट फैमिलीज जो होती है बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होने के कारण जो होते हैं हिंदू हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग हर एक परिवार में हर एक पर्सन जॉइंट फैमिली से अटैच्ड होता है। और यहाँ पर ये पुराने ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। द बेसिस ऑफ दिस मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। यहाँ पर इस बिजनेस आप तभी इस बिजनेस में बेसिकली वो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं जो बेसिकली किसी ऐसे फैमिली में, ऐसे जॉइंट फैमिली में अगर आप किसी ऐसी जॉइंट फैमिली के हिस्से हो जिसमें वहाँ पहले से बिजनेस चल रहा है, तो इस तरह की फैमिली की बिजनेस में को ओरिजिनेट होता है दिस काइंड ऑफ बिजनेस फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है जिसमें कि पहले से ही पुराने एंसेस्टर के टाइम पे बिजनेस चला आ रहा है और उसके आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, जो अलग जो अपकमिंग जनरेशन, दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंड दिस सक्सेशन जनरेशन कैन बी मेंबर इन दिस बिजनेस। तो अगर आप इसके मेंबर या इस तरह के बिजनेस में, तभी आप इसके पार्ट बन सकते हो इफ़ यू आर मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ फैमिली। द बिजनेस इज कंट्रोल बाय द हेड ऑफ द फैमिली। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होते हैं वो बेसिकली क्या होता है इसमें, इसका जो मेन और बिजनेस का जो मेन हेड होता है वो कौन होता है, बेसिकली वो एल्डर्स पर्सन होता है, जो सबसे सबसे एल्डर पर्सन होता है जिसने फैमिली उस बिजनेस को स्टार्ट किया होता है, वो उसका मेन हेड ऑफ द बिजनेस होता है, क्योंकि वो सबसे पहले उसने बिजनेस को स्टार्ट किया होता है। उसके बाद जो नए अपकमिंग जनरेशन होती है वो उसकी हिस्सा बन जाती है। तो ऐसा पर्सन जो जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसको कर्ता कहते हैं। एंड ऑल द मेंबर हु हैव इक्वल पार्टनरशिप, जो उस परिवार में बाकी अदर जो मेंबर्स हैं वो उस फैमिली उस बिजनेस का इक्वली मेंबर्स बन जाते हैं एंड ओनरशिप ले लेते हैं राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अ एंसेस्टर। और जैसे जैसे जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन आती रहती है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरेशन वो इस हिस्से का उस बिजनेस का पार्ट बनते जा रहे हैं, बनते जाते हैं। और जो ऑल द मेंबर्स आर नोन एज को पार्टनर। तो को पार्टनर कहा जाता है उनको, जो कि बिजनेस के
पार्टनर होते हैं, जो बिज़नेस के जो भी फैमिली बिज़नेस के मेंबर्स होते हैं, वो बिज़नेस के पार्टनर बन जाते हैं, वो बिज़नेस के मेंबर्स बन जाते हैं। इनको को-पार्टनर कहते हैं। और जो बिज़नेस को ओरिजिनेट कराता है, जो फैमिली का एल्डेस्ट पर्सन होता है और बिज़नेस का जो मेन हेड होता है, उसको हम कर्ता कहते हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस के जो कुछ एडवांटेजेस हैं, सबसे मेन इम्पोर्टेंट, अगर आप किसी हिंदू हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस की फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो यहाँ इफेक्टिव कंट्रोल होता है। जो करता होता है मीन्स द एल्डर्स पर्सन ऑफ द फैमिली मेंबर, जो सबसे एल्डर पर्सन होता है, हैज़ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। उसी के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, और ही इज़ अ पर्सन हु कंट्रोल द बिजनेस, एंड दिस लीड टू प्रमोट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग। वही डिसीजन मेकिंग करता है रिगार्डिंग द बिजनेस। नाउ द सेकेंड एडवांटेज इज कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस। अगर यहाँ पर जो बिजनेस होता है वो चलता रहता है इवन द डेथ ऑफ द कर्ता। अ, अगर कर्ता जो व्यक्ति है, जो एल्डर्स पर्सन ऑफ द फैमिली मेंबर है, उसकी डेथ भी हो जाती है, तो उसके बाद भी जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे आर कंटिन्यूइंग द बिजनेसेस। तो यहाँ पर बेसिकली कंटिन्यू करता रहते हैं। नेक्स्ट पोजीशन नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन को मिल जाती है आफ्टर द कर्ता। Now, the third important advantages of this kind of business is that is a limited liability of the members. The liability of the co-partner, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं जो बिजनेस के ओनर होते हैं, को पार्टनर जिनको कहते हैं, एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर्स इन द बिजनेस, एंड कॉन्सली देयर रिस्क इज वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटीज होती है हर एक मेंबर की वेल डिफाइन होती है, प्रिसाइज होती है। अनदर एडवांटेज इज द इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। यहाँ पर इस बिजनेस में लॉयल्टी लेवल बहुत हाई होता है और कॉपरेशन लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि ऐसे बिजनेस में जो भी मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली फैमिली के ही मेंबर्स होते हैं, और फैमिली के मेंबर ही बिजनेस के ओनर होते हैं। तो फैमिली के मेंबर अगर बिजनेस के ही साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ कॉपरेशन और लॉयल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कमिटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा, सेंस ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड्स द अनदर एंड एज वेल एज टूवर्ड्स द बिजनेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसे हिंदू काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अनदर लिमिटेशन क्या होती है, ऐसे अगर हम ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसकी लिमिटेशन क्या होती है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सबसे प्रॉब्लम्स क्या होती है? लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। द जॉइंट हिंदू फैमिली फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एंड डिपेंड अपॉन ऑन द एंसेस्टर प्रॉपर्टी। यहाँ बेसिकली ऐसे बिजनेस में बेसिकली प्रॉब्लम्स ये होती है कि जो बिजनेस होता है ये बेसिकली जितनी भी एंसेस्टर के पास प्रॉपर्टी होती है, उनके जितने उन्होंने फैमिली बिजनेस में अपना पैसा लगाया होता है, वही उनकी लिमिटेड कैपिटल होता है, कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं होता। अगर एंसेस्टर के टर्म से जितना पैसा होता है वही उनका मेन लिमिटेड कैपिटल ही उनका लिमिटेड रिसोर्सेज होता है उस बिजनेस का। नाउ द सेकेंड इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कर्ता। यहाँ पर जो the karta is a burden not only with the responsibility of taking decision but the management of the business, but also suffer from the disadvantage of having unlimited liability। यहाँ पर जो बिजनेस को स्टार्ट करने वाला एल्डर्स पर्सन होता है फैमिली का, उसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, दे हैव अ लायबिलिटी टूवर्ड्स द बिजनेस, क्योंकि उसने बिजनेस को स्टार्ट किया, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। तो ये डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर बिजनेस में मेंबर्स तो बहुत है, फैमिली के मेंबर्स के पार्ट तो ज़रूर है, पर करता ही इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज फेस करता है। ना द डोमिनेंस ऑफ द करता इस फैमिली जॉइंट हिंदू फैमिली में सबसे बड़ी जो मेन लैकिंग और डिसएडवांटेजेस ये होता है कि जो करता होता है, जो एल्डेस्ट पर्सन होता है, वो डोमिनेंट होता है अपने बिजनेस में, और जो हर एक पर्सन जो मेंबर होते हैं उस बिजनेस के, वो पार्ट होते हुए भी अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर करता ही डिसीजन मेकिंग रहता है। तो बेसिकली वी कैन से दैट कि ये एक प्रॉब्लम है कि डोमिनेंस ऑफ द कर्ता फेस करनी पड़ती है हर एक मेंबर्स को। फैमिली मेंबर अपने अपने आप इजीली कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते, दे हैव टू डिस्कस विद द कर्ता। कर्ता मीन्स एल्डेस्ट पर्सन से उसे डिस्कस करना पड़ता है। नाउ द अनदर लिमिटेशन इज द लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। यहाँ पर प्रॉब्लम ज्वाइंट हिंदी हिंदू फैमिली बिजनेस काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मैनेजर स्किल्स जो होते हैं, हर एक पर्सन के पास हर एक स्किल्स नहीं होते। तो जो करता होता है कैन नॉट बी अ एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट के स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, तो करता जो एल्डेस्ट पर्सन हो उसके पास ज़रूरी नहीं है उसके पास मैनेजमेंट स्किल्स हो। तो यहाँ पर ड्यू टू द लैकिंग ऑफ द मैनेजमेंट स्किल्स, द बिजनेस मे बी सफर एज रिजल्ट ऑफ अनवाइज डिसीजन। तो समटाइम द अनवाइज डिसीजन ऑफ द कर्ता
may may लॉस द बिजनेस, तो बिजनेस को लॉस कर देता है. तो दिस इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ द दिस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की मेजर लिमिटेशन है. तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन वी हैव डिस्कस. हमने बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में, दो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया. अब हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में भी would discuss about the partnership, cooperative society and joint stock family. Now this is all about today's session. Thank you, my dear students.